press briefing. We have come together for a press briefing. This press briefing is regarding the recent APPSC paper leakage issue. Now we have come to the media to represent. We are all the representatives of the PAN Arunachal Joint Steering Committee, which is a group of committee of aspirants of all different examinations who have been affected by this recent paper leakage by the commission. So we have recently submitted a memorandum or a joint representation, giving our joint resolutions to the representatives of APSU and ANSU. We met with the General Secretary of APSU and the President and the Vice President of ANSU on the 25th of November, and we have placed before them our 13 points, a joint resolution by the PAN Arunachal Joint Steering Committee, and we are here to place these points before the public, and we have requested APSU and ANSU to place our demands before the government. Thank you. And now my friend will tell you the 13 points. Okay, good evening to all of you, people of Arunachal. तो अभी जो मेरे फ्रेंड ने बोला है कि आपको इंट्रो दे दिया है, सो वी हैव प्लेस 13 पॉइंट. हम लोगों का जो 13 मुद्दा है वो हमने आपसू और आंसू को समर्थन किया है. तो सबसे पहले अभी मैं पॉइंट्स को रीड आउट करूंगा और आप लोगों के सामने वो सारे जो पॉइंट्स है हमारे डिमांड्स है उसको मैं प्लेस करने जा रही हूँ. तो सबसे पहला जो पॉइंट है, इमीडिएट अरेस्ट ऑफ चेयरमैन श्री निपो नाबम एंड रेस्ट. क्यों इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए? 2000 अगर हम देखा जाए 2014 एंड 2015 एपीसीएस पेपर लीक में वो मेंबर ऑफ एपीसीएस का मेंबर था. अभी फिर आता है 2017 में भी फिर एक फियास्को निकला, वहां पे भी पेपर लीक होता है और इतना बड़ा धमाका मिलता है हम एस्पिरेंट को, एग्रीव स्टूडेंट्स को. और उस समय भी इन द एंड ऑफ 2017 ही बिकम द चेयरमैन ऑफ एपीपीएससी. उसके बाद फिर आता है 2022 जहां पे ए का पेपर लीक होता है, जे का पेपर अभी कल्पिट पकड़ा जा रहा है, एडीओ का पेपर भी अभी जो कल्पिट मिला है एडीओ से भी रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से इतना सारा घोटाला पकड़ा जा रहा है. उसमें भी कौन था चेयरमैन? ही वाज द चेयरमैन. और उसके बाद आता है पेपर लीक के बाद में आता है जब ताकिक जेरांग को पकड़ता है, ताकिक जेरांग को कल्पिट एज एक्यूज पकड़ा जाता है, उसको फोर्स रिटायरमेंट दे दिया जाता है. क्यों फोर्स रिटायरमेंट दे दिया? क्या फोर्स रिटायरमेंट एक पनिशमेंट है? नो, इट्स नॉट ए पनिशमेंट. उसको तो एक वेकेशन का ट्रिप दे दिया जैसे है. उसको हर चीज उसका भी फोर्स रिटायरमेंट उसको जरूर मिल गया, बट ही इज लायबल टू एवरीथिंग ना. जितने सारे बेनिफिट्स है उसको मिलेगा. तो वो एक क्वेश्चन अराइज करता है कि उसको फोर्स रिटायरमेंट क्यों दिया गया है जबकि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में था. व्हाई ही वाज गिवन फोर्स रिटायरमेंट बाय चेयरमैन. और उसके बाद आता है कि रिसेंटली देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. जितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों ने एक इंटरनल ऑडिट कमिटी फॉर्म किया गया था. उस ऑडिट कमिटी का भी अभी तक वी हैव नॉट गॉट एनी सजेशन. अभी तक हमें सजेशन नहीं मिला और अभी तक उन लोगों का सिर्फ सजेशन हमें मिला है. देयर इज नो फाइंडिंग, कुछ फाइंडिंग नहीं है. तो उसमें भी हम लोग का एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये सब हमारे इन्वेस्टिगेशन को हिंड्रेंस करने के लिए कर रहा है क्या? तो इसीलिए ही इज अकाउंटेबल फॉर द फियास्को, फॉर द बिग स्कैम व्हिच इज गोइंग अराउंड इन द क्लॉक. He is not responsible. He is accountable actually. तो इसीलिए we are emphasizing the point. He must arrest immediately. और इतना समय क्यों ले रहा है उसको अरेस्ट करने के लिए? उसके बाद आता है और एक पॉइंट मैं भूल गया, स्टोर रूम. जो स्टोर रूम का है गाइडेंस में ये बताया गया था कि स्टोर रूम का जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल होता है वो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन के साथ में एक की होता है और सेकेंड होता है चेयरमैन के साथ में. तो विदाउट दोस टू कीज वो जो स्टोर रूम का लॉक खोल ही नहीं सकता है. तो अभी क्या स्टोर रूम का लॉक खोल ही नहीं सकता है? तो इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिखाई देता है चेयरमैन का. एक की से कभी वो खोला नहीं जाएगा स्टोर रूम का. यहाँ पे एक की को कंट्रोल करता है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, दूसरा की को कंट्रोल करता है चेयरमैन कंट्रोल करता है. तो अभी विदाउट दिस टू कीज वो जो स्टोर रूम का लॉक है वो खोल ही नहीं सकता. तो कैसे खुल गया वो स्टोर रूम का? कैसे करके पेपर लीक हो गया? हाउ कम दिस हैपेंड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चेयरमैन, without the involvement of other members in the system. उसके बाद अभी नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग फिर आपके सामने रीड आउट करूंगा. ईडी एंड कोर्ट मॉनिटर्ड और जुडिशियल प्रोब मस्ट बी इमीडिएटली इनिशिएटेड एंड आल्सो द इमीडिएट सीजर ऑफ द प्रॉपर्टीज और एसेट. तो अभी यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी सीज करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी क्रूशियल. वो सबसे बड़ा चीज होता है आप प्रॉपर्टी सीज करो. जब आप प्रॉपर्टी सीज करोगे तब ना उन लोगों का मुंह खोलेगा.
अभी तक किसी का प्रॉपर्टी सीज नहीं किया, इसीलिए उन लोगों का मुंह भी बंद है। प्रॉपर्टी उन लोगों के साथ में अगर वो अभी सस्पेंशन भी हो जाए, उन लोगों का टर्मिनेशन भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? वो लोग का इतना सारा एसेट्स बना के रखा है, वो जनरेशन से जनरेशन वो लोग खा के बैठेगा। एक बार आप प्रॉपर्टी सीज कर लो, उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे वो लोग का जो जितना भी ट्रूथ है वो सामने आएगा। इसीलिए वी डिमांड की ईडी का आना बहुत जरूरी है। उसके बाद जुडिशियल प्रोब भी होना बहुत जरूरी है। अभी देखिए SIC अंडर द प्रीव्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ओके, और अभी तक वी हैव नॉट इनफ कॉन्फिडेंट ऑन SIC एंड CBI का अगर SIC का भी देखा जाएगा तो मोर देन 184 केसेस इज पेंडिंग, यस, जीरो कन्विक्शन रेट, एक भी कन्विक्शन रेट नहीं है। क्या कैन वी ट्रस्ट ऑन SIC? हम लोगों का भरोसा नहीं है SIC में, पूरा वो फुल कॉन्फिडेंट हम लोगों का SIC में नहीं है। और CBI जो अभी तक आया है, इतना महीना हो गया, बोल रहा है कि वो लोग 6 प्लेस को रेड किया गया है, 16 प्लेसेस को रेडेड किया गया है, पर अभी तक रेड में क्या सोल्यूशन मिला हम लोगों को? एक सोल्यूशन नहीं मिला। क्या एक अरेस्ट हुआ? एक भी अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक CBI की तरफ से। ना वो लोग हमको कुछ इनपुट देने देता है, ना वो लोग का तरफ से हम लोगों को आउटपुट कुछ मिलता है। ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रहा है ना, हम लोग उन लोगों के साथ में अप्रोच नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता है उन लोगों को। और SIC का तरफ से भी कुछ नहीं है, अरेस्ट हो रहा है बट जस्ट छोटा मोटा जो सिस्टम में नहीं है, बाहर का है, उन लोगों को ही बस अरेस्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई वी डिमांड जुडिशियल प्रोब और कोर्ट मॉनिटर होना चाहिए, कोर्ट के अंदर कोर्ट को सुपरवाइज करना चाहिए CBI SIC इन सारा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को, तभी विल रिलीफ। उसके बाद थर्ड में आ गया थर्ड पॉइंट है हमारा immediate dismissal and termination of accused state government official involved in paper leakage or malpractices from 2014 till date for free and fair transparent investigation। अभी तक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं गवर्नमेंट को, अभी तक क्यों अरेस्ट नहीं हुआ? It takes only not more than 2 weeks to terminate or to suspend the culprit, बट 3 महीना हो गया, अभी तक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को 3 महीना हो गया और अभी तक किसी का टर्मिनेशन नहीं आया। सिर्फ कैप्टन लिंगू का आया। कैप्टन लिंगू का भी क्यों आया? जब ये प्यास को निकला तब आया ना, जब ये प्यास को उन लोगों को पता था हम लोगों के अंदर में कितना एग्रेशन है, देन लोगों को ये हिंडरेंस करने के लिए, हम लोगों को चुप कराने के लिए कैप्टन लिंगू का टर्मिनेशन को वो लोग निकला, उन लोगों को टर्मिनेशन किया। बट व्हाट अबाउट द अडल्ट कल्प्रिट्स जो अभी यहाँ पे है, उन लोगों का जो गुनेगार है, उन लोगों को अभी तक क्यों टर्मिनेट नहीं किया गया? मोर देन अभी 3 महीना चल रहा है, टर्मिनेशन होना चाहिए। दैट्स व्हाई इमीडिएट टर्मिनेशन भी हम लोगों का तीसरा पॉइंट है, डिमांड है वो हम लोग का। और फोर्थ पॉइंट में आता है ऑफिशियल जितना भी above Takesh Jarang, then the deputy controller of examination must be arrested and dismissed from their respective position jobs। अभी देखिए, अभी हम लोग अरेस्ट का सीक्वेंस को जब देख रहे हैं ना, अरेस्ट का जो सीक्वेंस है, सिस्टम में से बस एक ही को अरेस्ट किया गया है, वो है ताकेश जरांग। और उसके बाद जितना भी अरेस्ट किया गया है, ब्रोकर से या तो पेरेंट्स से या तो एक्सपीरियंस से, अरे वो तो सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, उन लोगों से भी गलती हुआ है, बट वो सिस्टम का पार्ट ने सबसे घोटाला जो सबसे निकला गया है वो तो घर से निकला गया है ना, वो सिस्टम से निकला गया है। तो वो सिस्टम को क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है? सिस्टम में जो पार्टिसिपेट था, जो पार्ट था, उन लोगों को इंट्रोग्रेट क्यों नहीं कर रहा है? व्हाई? दैट्स आवर क्वेश्चन। इसीलिए उसमें भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और अरेस्ट होना चाहिए जो सिस्टम में है। सबसे ऐसा नहीं है कि वो लोग, देखो हम लोग को जस्ट लीव्स दे रहा है ना, लीव्स हम लोग को दे रहा है, बट वी नीड अपरूटिंग। पूरा घास को उखाड़ के हम लोग को चाहिए, पूरा अंदर से जाना है। हर जो सिस्टम में था, पार्ट था। अभी हम लोग शेयर होल्डर का बात करेगा तो ताकिक जरांग तो सिर्फ नहीं होगा शेयर होल्डर, उससे ऊपर में भी इतना सारा होगा। क्या वो अकेला खाएगा जो भी मिल रहा है? वो तो इम्पॉसिबल है कि वो अकेला खाएगा। हर कोई शेयर क्या होगा? तो जो भी वो शेयर का पार्ट है, उन लोगों को भी इंट्रोगेशन करना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन करना उन लोगों को भी जरूरी है। दैट्स आवर डिमांड फ्रॉम ऑल द एक्सपीरियंस। फिफ्थ पॉइंट आ गया, any examination conducted by the Arunachal Pradesh Public Service Commission, if found to have any kind of malpractices like paper leakage or other corrupt practices with even a single instance, must be immediately declared null and void and the same must be reconducted। अभी यहाँ पे देखो काफी सारा यहाँ पे डिबेट हो रहा है ना कि नल एंड वॉइड क्यों किया जाए, है कि नहीं?
अभी क्या ये गलती हम लोगों का था? क्या ये गलती एग्रीव स्टूडेंट्स का था? क्या हम लोगों ने बोला था कमीशन को कि पेपर लीकेज करो? क्या हम लोगों ने बोला था कि उन लोगों को मेल प्रैक्टिस करके जॉब दिलाओ? हम लोगों ने बोला था? नहीं। हम लोगों का क्या गलती है? और यहाँ पे वन साइडेड कॉइन्स को देख रहा है हर कोई, यहाँ पे टू साइडेड को आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। वेटेज कहाँ पे बारी है? यहाँ पे आप 100 में से 80% स्टूडेंट जो एग्रीव्ड है और वहां से 20% स्टूडेंट जो अभी जो मिला है पोस्ट में है। आप लोग विजिबल चीज को देख रहा है, बट इनविजिबल जो दर्द है, इनविजिबल जो सोरो है, इनविजिबल जो ग्रीफ है, उसको कौन देखेगा? दैट्स व्हाई वी नीड कि जितना भी एग्जाम अभी तक कंडक्ट किया गया है, एक भी अगर इंस्टेंट मिलता है कि वहां पे पेपर लीक या मेल प्रैक्टिसेस पाया गया है, वो नल एंड वॉइड जाना चाहिए, जाना चाहिए। 2017 का फियास्को को देखो, क्या हम लोग वो 2017 का फियास्को को अभी हम लोग ये जो चीज है, क्या कल को हम लोग वो चीज को आगे में देखना चाहता है? और ये देखो, ये सिर्फ टाइम फ्रेम का बात है, ठीक है। हर ज्यादातर सम सेक्शन जो मिला है अभी, जो ऑलरेडी पोस्ट में है, वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि जेन्युइन कैंडिडेट का क्या होगा, जेन्युइन कैंडिडेट कहा जाएगा जो जेन्युइनली पास है। अरे अगर आप सच में भी जेन्युइनली कैंडिडेट पास हुआ है तो आप लोगों को देखना चाहिए ना, जो एग्रीव कैंडिडेट है उसका परसेंटेज, उसका वेटेज कितना ज्यादा है वो एग्रीव कैंडिडेट का। प्रीलिम्स जब क्लियर करता है, प्रीलिम्स में इतना सारा 25,000 को चेक के कमीशन जो जाके एग्जाम कंडक्ट करता है, प्रीलिम्स से ये मेल प्रैक्टिस होता है। प्रीलिम्स में क्या आप ये चीज को मत देखो कि मेंस में कितना एग्जाम दिया है, प्रीलिम्स में देखो 27,000 एक्सपीरियंस ने एग्जाम दिया है, उनमें से रेशियो करेगा तो कितना सारा छूट गया होगा, उसको चेक के कमीशन जाता है और मेंस को एग्जाम देने देता है। मेंस में भी कितना सारा को चेक के जाता है, उसके बाद वाइवा को देने देके अपॉइंट करता है। तो व्हाट अबाउट द एग्रीड पर्सन, जो वेटेज कहाँ पे है? ये इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, जितना भी पब्लिक है, जितना भी एक्सपीरियंस है। इसीलिए जितना भी एग्जाम में जो भी मेल प्रैक्टिस पाया गया है वो नल एंड वॉइड होना चाहिए। एंड देन 6 पॉइंट में आ गया कि नो एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड टिल द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इन एंटायरली एंड फुलफिलमेंट ऑफ द अदर डिमांड्स। तो जितना भी अभी तक एग्जाम है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होने से पहले एग्जाम को रिकंडक्ट या कुछ भी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन नहीं देना है, कुछ भी एग्जाम कमीशन का तरफ से नहीं आना है। सबसे पहले तो हायर लेवल से लेके पूरा लोअर लेवल तक इन्वेस्टिगेशन चलना चाहिए और सभी को टर्मिनेट करना चाहिए। जो हायर से है लोअर लेवल को टर्मिनेट कर दो। टर्मिनेट करने के बाद में उन सब के ऊपर में फेयर इन्वेस्टिगेशन चलना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद में और एक है एसओबी। एसओबी भी बनना चाहिए, किसके? इन्वॉल्वमेंट ऑफ अस, एस्पिरेंट के इन्वॉल्वमेंट वहां पे हम लोगों का पार्टिसिपेशन भी होना है एसओपी में। तभी एसओपी जब कंप्लीट होगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, एसओपी कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके वो लोग कंडक्ट करा सकता है एग्जामिनेशन। Other than that, we are going to boycott the examination. We are not going to give any further examination conducted by the commission. और हो गया 7 में द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर्स, जो कि मैंने अभी बताया, एसओपी मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ एटलीस्ट 2 एस्पिरेंट। तो हम लोग का ये भी डिमांड है कि एसओपी से देखिए, एसओपी से क्या होता है कि जो कमीशन है, जो भी एग्जाम कंडक्ट होता है, वहां से वो लोग घोटाला करता है, हम लोगों को एक्सेस नहीं करने देता है, एसओपी को एक्सेस नहीं हो पाता है वो एसओपी को, तो वहां से घोटाला करता है। जब घोटाला करने के बाद में भी क्या करता है, हाइड भी वो लोग क्या करता है, एसओपी का थ्रू ही वो लोग अपना आपको छुपा लेता है। तो यहाँ पे हम लोग का ये डिमांड है कि जितना जब भी एसओपी को प्रोसीड करेगा या बनाएगा, तो हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना, हर एक रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से 2 एक्सपीरियंस का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। यह हम लोग का डिमांड में होना है, हम लोगों का पार्टिसिपेशन होना है। क्योंकि बीइंग देखो, पेशेंट को मालूम है ना कि तुम्हारे अंदर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तुम्हारे अंदर में क्या दर्द है, क्या उसको कमीशन जो एग्जाम करना है उसको मालूम चलेगा क्या हम लोग अंदर में क्या प्रॉब्लम है, हम लोग अंदर में क्या दर्द है? डॉक्टर को पहले हम लोग बताना पड़ेगा ना, बताने के बाद में तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देगा, अच्छा ठीक है तुम्हारा ये बीमार है, तुमको ये दवाई दे देगा। तो हम लोग बीइंग ए पेशेंट, हम लोग का यहाँ पे पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। और 8 में आ गया जस्टिस फॉर मिस मुदांग याप्यांग PW डिप्राइव्ड कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे जो क्या है, इसका मैं आप लोगों को स्टोरी बता दूं। जो हमारे सिस्टर है मुदांग यापांग, यहाँ पे एक पॉलिटेक्निक का जो लेक्चरर के लिए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था। इट वाज अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था, जहाँ पे उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में वाइवा में उनको लाना था, जो जनरल कैंडिडेट है अदर देन PWD कैंडिडेट, उनको लाना था 50%।
और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 5% रिलैक्सेशन था। तो उनका जो मार्क्स था उन्होंने लाया 46.5%। फिर भी उनको रिक्रूटमेंट नहीं किया गया। क्यों? यहां पे भी मेरा सवाल है चेयरमैन से कि उसको रिक्रूटमेंट क्यों नहीं किया गया। वो जो पोस्ट था वो एक पोस्ट के लिए 1 कैंडिडेट 1 पोस्ट था, वो बस एक ही कैंडिडेट था जो यहाँ पे पोस्ट के लिए उन्होंने जो दिया था। तो उसको भी वो पोस्ट को कहाँ चला गया? क्या उसको बिक दिया? क्या बेच दिया वो पोस्ट को? वो पोस्ट कहाँ चला गया? जबकि ही वाज एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट, ही वाज इंटाइटल्ड फॉर दैट पोस्ट, तो वो पोस्ट को कहाँ चला गया? क्यों उसको नहीं दिया गया? ये भी एक बड़ा सा सवाल है। यहाँ पे भी हम लोगों को करप्शन दिखाई दे रहा है कि वो पोस्ट पीडब्ल्यू का पोस्ट जो कहाँ चला गया। क्या आप एक लावारिस इंसान के साथ में ऐसा सलूक करते हैं? जस्टिस चाहिए उसको भी। तो यहाँ पे भी हम लोग का है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। पीडब्ल्यू जो हम लोग का सिस्टर है मुदांग यापियांग को भी जस्टिस मिलना चाहिए। उसके बाद 9 पॉइंट है हम लोग का विसल ब्लोअर एक्ट मस्ट बी ब्रॉट एंड इंप्लीमेंटेड विद इन 1 मंथ प्रोवाइडिंग बोथ प्रोटेक्शन एंड रिवॉर्ड फॉर एनी विसल ब्लोअर इन द स्टेट। हम लोगों को पता है कि अभी जो ग्यामर पादंग जी है, ग्यामर पादंग जी सर, उसके कारण इतना बड़ा जो एपीसीएस स्कैम है जो हमारे सामने आया है। ये चीज को स्कैम को सामने लाने के लिए बहुत सारा पीछे हटता है। क्यों बोलने से? देयर इज नो प्रोटेक्शन नहीं मिलता है और है हायर इन्फ्लुएंस, प्रेशर मिलता है तो डरता है लोग। सबको पता है, ईच ऑफ द कॉर्नर, हर किसी को पता है कि घोटाला होता है, बट सामने आने के लिए वो लोग डरता है। अगर इस समय इस वक्त हमारे ग्यामर जी नहीं आता तो क्या ये एफसीएस इतना बड़ा इसका स्कैम जो हमारे सामने आता? नहीं आता। हम अभी तक ये सोच के बेटा, ये ट्रस्ट करके बेटा एफसीएस को कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। अभी एक इतना टॉपर्स जो वो लेके आता है, जो टॉपर्स है वो पेपर को खरीद के टॉप बनता है। हमने तो सुना था कि लास्ट में टॉपर होता है, पर यहाँ तो उल्टा हो गया, जो टॉपर्स लोग है वही कल्प्रिट बन गया है कि नहीं? तो यहाँ पे जो रिवॉर्ड है, विसल ब्लोइंग एक्ट है, ये होना चाहिए, प्लस प्रोटेक्शन के साथ में होना चाहिए और रिवॉर्ड देना चाहिए। और इसका रिवॉर्ड हम लोग ये डिमांड करते हैं कि इसको जो जेई का पेपर लीकेज को ये जो सामने लाया, स्कीम को सामने लाया, उसका वही पोस्ट उसको देना चाहिए। सब्सटेंशियल रिवॉर्ड मिलना चाहिए उसको, ना कि कुछ जस्ट सर्टिफिकेट दे दिया और चलो बाय, ऐसा नहीं। ताकि ये रिवॉर्ड को देख के सारा जो हमारा अरुणाचल का जितना भी स्टूडेंट्स है, जितना भी सिटीजन है, नॉट ओनली स्टूडेंट, every corner of the concerned citizen, वो लोग encourage मिलेगा। This is one of the encouragement that we can give to our own people, है कि नहीं? तो विसल ब्लोअर एक में देखो, आप कम्पैक्ट फ्रॉड को कम्पैक्ट कर सकता है, फ्रॉड के साथ में लड़ सकता है, और उसके बाद ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है, ये मिनिमाइज कर सकता है लॉसेस को। अभी कितना बड़ा लॉस होना था, बट किसके वजह से मिनिमाइज हुआ? विसल ब्लोअर के वजह से मिनिमाइज हुआ ना। तो इसीलिए ये एक्ट को लागू करना बहुत जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर में हमारा जो जितना भी जनरेशन है इसको लेके ग्रेट प्राउड फील कर सके और सामने आने के लिए कभी हिचकिचाए नहीं। और 11 पॉइंट है, 10 पॉइंट है हमारा, until and unless all the aforementioned demand are fulfilled, strictly no examination are to be conducted by the APPSC. If any examination is to be conducted due to any reason, then the Union Public Service Commission must be enrolled for the same. तो we demand कि वो एग्जाम जो यूपीएससी को एनरोल करो, और प्रोविजन में है अंडर द आर्टिकल 315 क्लोज 4 में ये प्रोविजन है कि जो हमारा गवर्नर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिख सकता है यूपीएससी को, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूपीएससी को बोल सकता है कि एग्जाम को कंडक्ट कराओ करके। तो ये हमारा डिमांड है कि अगर कुछ भी एग्जाम कंडक्ट होता है विदाउट द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होने का, बीच में कुछ भी एग्जाम कंडक्ट कराता है तो यूपीएससी को कंडक्ट कराओ। वी डोंट हैव अ सिंगल ट्रस्ट ऑन कमीशन। हम लोगों का भरोसा, एक टुकड़ा भरोसा नहीं है कमीशन में। यूपीएससी को इनरोल करना है। 11 जो हमारा पॉइंट है वो, टू पब्लिश द 3-member IS कमिटी रिपोर्ट ऑफ APPSC ए सिविल पेपर लीकेज इश्यू। जो अभी कमेटी बना था उन लोगों के अंदर में, जो लीकेज पेपर का, उसमें तो जितना भी जो कमीशन बना था अभी तक उन लोगों का रिपोर्ट जो आया है वो इनकम्प्लीशन रिपोर्ट है। वहां पे सिर्फ क्या है कि सजेशन दिया गया है, देयर इज नो फाइंडिंग। तो वो भी हम लोगों का एक डिमांड है। उसके बाद इमीडिएट रिकॉल ऑफ 3 स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्टेड अंडर APPSC। अभी देखो, इतना इन्वेस्टिगेशन का बीच में क्या जरूरत पड़ा कि इतना जल्दी कमीशन में ये जो भी चेयरमैन जो भी है ये लोग को रिक्रूट करना, क्या जरूरत पड़ा? यहाँ पे भी हम लोगों को फिशी दिखाई दे रहे हैं ना, क्रेडिबिलिटी दिखाई नहीं दे रहा है हम लोगों को यहाँ पे।
क्या जरूरत पड़ा कि किसी से कंसर्न नहीं होके हम लोग इतना एग्रेशन में है, हम लोगों को कंसर्न नहीं करे विदाउट एनी नोटिफिकेशन, क्या जरूरत था कि यहाँ पे मेंबर्स को अभी वो लोग सिलेक्ट रिक्रूट कर लिया। हम लोग अभी इसको रिकॉल मांगते हैं, इसका रिकॉल होना बहुत जरूरी है। और जो भी मेंबर सिलेक्शन होता है हम लोग का ट्रांसपेरेंसी होना पड़ेगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना पड़ेगा, उसका पूरा बैक जितना पास्ट है उसको देखना पड़ेगा कि वो कैसा है, उसका पूरा एसेस को देखना पड़ेगा कि वो यहाँ पे सच में भी वो जो उसका साथ में क्षमता है क्या नहीं है, ये पोस्ट के लिए वो जो सच में भी कैपेबल है क्या नहीं है, उसका कैपेबिलिटी को देखना पड़ेगा ना हम लोग। ऐसे ही किसी को आप कैसे उठा के यहाँ पे डाल दिया। 12 पॉइंट है, 12 पॉइंट इमीडिएट, सॉरी दिस वाज ऑलरेडी मेंशन, अभी मैंने बोल दिया। जो अभी लास्ट पॉइंट है वो है कि अगर गवर्नमेंट and the commission adamantly decide to go ahead with any examination process without fulfilling the aforementioned demand, then each aggrieved candidate of any examination till that affected due to any discrepancies or malpractices, corrupt practices, etc. on the part of the government official of the APPSC, any person associated with the examination process or any involved must be financially compensated with a sum of 5 lakhs. Further, each candidate should also be compensated with a sum of 5 lakhs for any examination to be conducted in future if the respective examination is found to have malpractices and corrupt practices such as paper leakage at the later stage. तो अभी हम लोग का ये डिमांड है कि अगर ये हमारा सारा डिमांड फुलफिल नहीं होता है, अगर इसको फुलफिल नहीं किया जाता है, तो जितना भी एग्जाम अभी तक हमारा एग्रीव कैंडिडेट एग्रीव एस्पिरेंट ने दिया, वहां पे जितना भी मेल प्रैक्टिसेस पाया गया है उन सबको कंपनसेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट। हम लोगों को कंपनसेट करना पड़ेगा, हमारा टाइम को कंपनसेट करना पड़ेगा, हमारा जो एनर्जी है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। उसके लिए उन लोगों को कंपनसेट कैसे करेगा, 5 lakhs दे के कंपनसेट करना पड़ेगा। और फर्दर एनी एग्जामिनेशन अगर वो लोग कंडक्ट करता है, तो अगर फर्दर एग्जामिनेशन में एनी पेपर लीकेज मेल प्रैक्टिस मिलता है, तब भी उन लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो एग्जामिनेशन फ्री एंड फेयर गया है। इंश्योर कैसे करेगा वो लोग, इंश्योर ऐसे करेगा, दे हैव टू गिव 5 lakhs टू ईच कैंडिडेट। जो भी एग्रीव कैंडिडेट है उन लोगों को 5 lakhs देना पड़ेगा। उस तरह से वो हम लोग को इंश्योर कर सकता है कि हाँ वो एग्जाम फ्री एंड फेयर हुआ है करके। तो ये हमारा आखिरी डिमांड था। तो विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय दिस ऑल डिमांड्स। थैंक यू सो मच। सो दिस आर द 13 जॉइंट रेजोल्यूशंस जो हम लोग ने सबमिट किया था अफसोर अंशु को। हम लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है बिकॉज दे आर द एपेक्स स्टूडेंट बॉडीज वर स्पीयरहेडिंग दिस मूवमेंट। ठीक है, तो हम अपना तरफ से पेन जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का हिसाब से हम लोग अपना मूवमेंट पे जोरदार अमल रहेगा। विल फाइट दिस टिल द एंड। लेकिन हम लोग को अफसोर अंशु का बहुत सपोर्ट चाहिए। वी हैव मेड दिस रिप्रेजेंटेशन 25th पे रिप्रेजेंटेशन दिया है और वी आर डिमांडिंग कि 30 तक हमारे ये सारा लॉजिकल, ये वेरी लॉजिकल एंड वेरी वेल स्टडीड पॉइंट्स है, ये सारा फुलफिल्ड हो जाना चाहिए 30 तक। आप प्लीज ये रिप्रेजेंटेशन को गवर्नमेंट तक पहुंचाइए हम लोग का मैसेजेस, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अबाउट अस। ये सिर्फ हम तीनों यहाँ बैठा हुआ इन हम लोग का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये जितना सारा एक्सपीरियंस जो हर एग्जाम में 27,000 30,000 कैंडिडेट जो हर एग्जाम के लिए अप्लाई करता है, वो सबका बिहाफ में हम लोग आया हुआ है। और हम लोग का आगे जो फ्यूचर जनरेशन जो एग्जाम देगा, आप सबका बच्चा जो आज हम तीनों को देख रहा है, सबका बच्चा, सब लोग के लिए दिस इज अबाउट द फ्यूचर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मी और अबाउट यू। ये मूवमेंट अभी बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, दिस इज नॉट अबाउट एग्रीव जो एग्जाम नहीं दे पाए उन लोग के लिए नहीं है, ये सब के लिए। दिस कंसर्न्स एवरी सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये अभी एंड दिस इज जस्ट द कंक्लूडिंग पॉइंट। अभी हम ये अदर देन दिस अफसोर अंशु के रिक्वेस्ट के अलावा हम लीगल फ्रेटर्निटी से क्वेश्चन पूछता है कि आपका, ठीक है, एवरीबडी इवन अ टेररिस्ट हैज द राइट टू, खुद का लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट होता है, लेकिन आपका क्या, व्हाट इज द एथिकल मोरल बेस आपका कहाँ है? ठीक है, स्पेशली आई एम क्वेश्चनिंग दिस टू तिथि तारा सर, यू आर वेरी रेनाउंड एडवोकेट है आप, पूरा स्टेट में आप वेल रेनाउंड है, फिर भी आप यू आर टेकिंग ऑल द हाई प्रोफाइल केसेस, मिनोटी बोरांग से लेके ये ताके जेरांग से लेके आप तमाशारो सबका केसेस आप हैंडल कर रहे हैं। एंड यू हैव द ऑडेसिटी कि आप जो प्रेस ब्रीफिंग में आके बोलता है, आप कौन सा पोजीशन में आ रहे हैं? आर यू कमिंग एज प्रेसिडेंट ऑफ द बार एसोसिएशन, या फिर आप क्या बोलते हैं कन्विक्टेड लोग, एक्यूज लोग का आप काउंसिल बन के आ रहे हैं? किस कैपेसिटी में आप आके आप प्रेस ब्रीफिंग देता है और बोलता है कि स्टूडेंट्स लोग को वार्निंग देता है कि आप ये करेगा तो दिस लीगल कंसिक्वेंसेस हो सकता है बोल के? आपका कोई मोरल स्पाइन नहीं है क्या?
just for a few bucks you are selling the future of your own children. दिस इज नॉट अबाउट मी ना, आपका भी बाद में बच्चा आएगा, आपका भी ग्रैंड चिल्ड्रन आएगा, वो भी तो एग्जाम लिखेगा। हाँ, एपीपीएससी क्या हम लोग के बाद चला जाएगा कि डिसॉल्व हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो हाँ, दिस इज वन थिंग। अगर नाबम रिगम जैसा ही एडवोकेट कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकता? कोई भी क्यों नहीं कर सकता? आप इतना डोर स्टेप वाला फैसिलिटी क्यों दे रहा है? होम डिलीवरी वाला सर्विस क्या हो रहा है ये? अब आप कन्विक्ट लोग को जाने दीजिए, जाके एफर्ट लगाने दीजिए। आप यह स्टेट का डोमिसाइल होके स्टेट का इंटरेस्ट में बात नहीं करके पर्सनल इंटरेस्ट को आप इतना वेटेज क्यों दे रहे हैं?